इफ़ यू आर एनिमे फैन तो ये कहानी आपके लिए है। और इवन इफ़ यू आर नॉट अ एनिमे फैन एंड यू लव जापान और उसका टूरिज्म कल्चर सब कुछ तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, जापान की ट्रेनें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो भी ये कहानी आपके लिए है। अब सोचो ना, एक फ्यूचर है जहाँ एनिमे एग्जिस्ट करता है, जापान में हम लोग घूमने जाते हैं, सब कुछ मज़ा आता है। अब एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि जापान का एनिमे एग्जिस्ट ही ना करे, या फिर हम जाएं तो हमको वेलकम करने के लिए ही कोई ना वहाँ पे हो। ये इसलिए नहीं क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए, बल्कि इसलिए क्योंकि जापान खुद एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहा है। एक्सटेंशन मतलब जापान गुरु गायब होने वाला है। बाढ़ नहीं आएगी, चिंता ना करो। सबसे बड़ी दिक्कत जो होने वाली है, जापान का डेमोग्राफिक डिविडेंड वो डिक्लाइन हो रहा है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जैसे किसी भी देश में या किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन होती है, अलग अलग एज की अलग अलग पॉपुलेशन होती है, उसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। जैसे कहीं पे यंग लोग ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं बूढ़े लोग ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं लेडीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, कहीं जेंटलमैन ज़्यादा हो सकते हैं, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब सामान्य तौर पर होता क्या है, साल दर साल लाखों लोग जापान घूमने जाते हैं। जापान में क्या क्या देखते हैं? फेमस लैंडमार्क्स देखते हैं, जैसे माउंटेन फ्यूजी हो गया, ये सब देखने आते हैं। देखने आते तो वहाँ का टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़ती है, सब कुछ होता है। अब सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि कुछ सेंचुरीज बाद ये हो सकता है कि जापान में खुद लोग ही न रहें जो टूरिस्ट को वेलकम कर सकें। एक जापानीज यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्शन के मुताबिक साल 2020 तक जापान में सिर्फ एक बच्चा होगा जो 14 साल से कम उम्र का होगा। और ये क्राइसिस बहुत दूर की बात नहीं है, बल्कि हर साल सच बनती जा रही है। कैसे? सबसे पहले जापान का बर्थ रेट 20वीं शताब्दी से लगातार गिर रहा है। 2023 में सिर्फ 7.2 लाख बच्चे पैदा हुए थे, और जबकि मरे कितने थे? मरे 15 लाख थे। पैदा 7 लाख हो रहे हैं, मर 15 लाख रहे हैं। अब डिफरेंस आप खुद ही देख लो। मरेंगे ज़्यादा तो लास्ट में बचेंगे ही क्या, खत्म हो जाएंगे। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 1.2 पर वुमेन तक गिर गया है फर्टिलिटी रेट। और जो होना चाहिए क्या, वन एटलीस्ट 2.1 तो हो ही। और नॉर्मल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए वहाँ का 2.1, मतलब एक एक जो औरत है या एक फीमेल है वो कम से कम नहीं तो 2.1 लोगों को जन्म दें। अब इसका सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है गांव वाले एरिया में, मतलब जापान के जो गांव है वहाँ पे। अब जापान के गांव के जितने भी यंग लोग हैं वे शहरों में भागे जा रहे हैं, और बचते हैं जापान में बूढ़े लोग हैं। अब बूढ़े लोग कितने दिन तक बचेंगे? खत्म हो जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगा। अकिया, जिसे जापानीज भाषा में एम्पटी हाउस कहा जाता है, एक नया सिंबल बन गया है वहां पर। अकिया, जिसे जापान में एम्पटी हाउस कहा जाता है, ये एक नया सिंबल बन गया है जापानीज पॉपुलेशन क्राइसिस का। आज के टाइम में जापान में 90 लाख से ज्यादा खाली घर हैं। ऐसे समझो इसे, 90 लाख से खाली घर का मतलब ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन इन घरों में रह सकती है। अब जापान में इतने घर खाली पड़े हैं। यही नहीं, एक्सपर्ट का तो एस्टीमेट है कि 2050 तक 744 जापानीज म्यूनिसिपैलिटी बिल्कुल खत्म हो सकती हैं। क्यों? लो बर्थ रेट की वजह से। अब ये तो थी क्राइसिस। इस क्राइसिस से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ की सरकार क्या कर रही है? सरकार नई नई बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज ला रही है, जैसे कि डेटिंग ऐप वाली पॉलिसी। डेटिंग ऐप वाली पॉलिसी में होता क्या है, यूज़र को अकाउंट बनाने के लिए, किसी से भी बात करने के लिए शादी का कमिटमेंट देना पड़ेगा कि पहले मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो, या फिर रिलेशनशिप में आ रहे हैं हम दोनों, तो हम शादी करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये एफर्ट भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर यंग लोग हाई लिविंग कॉस्ट और वर्क लाइफ इम्बैलेंस और कल्चरल शिफ्ट की वजह से शादी और पेरेंटहुड एकदम अवॉइड ही कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने गांव की सिचुएशन बता दी कि वहाँ से यंग जनरेशन उधर जा रही है और बूढ़े बच रहे हैं तो ख़त्म हो रहे हैं। अब शहरों की तरफ चलते हैं, अर्बन सेंटर्स में। यहाँ भी कुछ सिचुएशन बहुत अलग नहीं है, यहाँ भी कुछ वैसा ही है। कैसे? अब दादा दादी तो वहाँ रह रहे हैं गाँवों में, अब जो बच्चे पैदा भी होंगे उनको केयर कौन करेगा? फैमिली सपोर्ट सिस्टम नाम की चीज़ होती है, जैसे ग्रैंड पेरेंट के बिना चाइल्ड रेजिंग मुश्किल होता है। अब अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है और सिंगल पेरेंट है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि बच्चे को पालना कितना कठिन होता है। जापान में यही होता है। शहर में चले जाते हैं लोग, अब चाइल्ड केयर करने वाली कोई नहीं है। अब चाइल्ड केयर करने वाले कोई नहीं है तो कुछ लोग तो ऐसी इसी से डरते हैं, इसलिए बच्चे नहीं पैदा करते हैं। अब एक दूसरा सोल्यूशन जो गवर्नमेंट लाई है वो इमिग्रेशन। अब इसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? इमिग्रेशन को एक तरह से सोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। इमिग्रेशन का मतलब दूसरे देश के लोग जापान भाग भाग कर आएं और जापान में रहें, ये होता है इमिग्रेशन। अब ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह से लोग आएँ, यहाँ पे अपना सब कुछ इस्टेब्लिश करें। लेकिन 1952 की इस जापान में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ की वजह से अब तक ये ऑप्शन भी लिमिटेड है। हालांकि 2023 में पहली बार जापान ने 3 मिलियन से ज़्यादा फॉरेन रेजिडेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि जापान अब क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस कर चुका है और अगर फॉरेन वर्कर्स को वेलकम करने के सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किए गए तो पॉपुलेशन डिक्लाइन इरिवर्सिबल हो सकता है। अब जापान का ये डेमोग्राफिक क्राइसिस सिर्फ नंबर की कहानी नहीं है, ये एक स्टोरी है कम्युनिटीज़ के वैनिश होने की, और एक ऐसा जापान जिसका रिच कल्चर है, एनिमे है, अपना इतिहास है, ये सब कुछ नाम नाम कर रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये बचता है, क्या जापान अपने पॉपुलेशन डिक्लाइन को रिवर्स कर पाएगा या वक्त फिसल चुका है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं जल्दी।